अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, वेलकम टू विंटर 2023 BFD स्मॉल वर्कशॉप। ठीक है जी, कासा की जो है तवज्जुह से हमने कहा चलो यार एक सेशन रख लेते हैं। 2023 का वर्कशॉप जो शुरू होने जा रहा है। अच्छा, पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं आज का। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। और बिल्कुल ग्राफिक शेयर करते हैं। पहले हम एजेंडे पे आते हैं। एजेंडा हमारा ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स पे। ठीक है, एज पर एग्जामिनर कमेंट्स। ठीक है, ये वाली एग्जामिनर कमेंट भी और पास वाली एग्जामिनर कमेंट भी कुछ मेरे पास मौजूद है, उसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम टेक्निक्स के पेपर में करना क्या है, रीडिंग टाइम का क्या करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन आखिर में सॉल्व करना है, ये सारी बातें एग्जाम टेक्निक पे करेंगे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे हाउ टू कवर थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कैसे कवर करनी है। और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन क्लास, जहां तक पॉसिबल होगा। ठीक है जी, ये सारा हमारा एजेंडा है आज। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, 9 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है सीए का टोटल। अगर मैं सीए के अलावा वाले टीचिंग एक्सपीरियंस को ऐड करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का जो है अदर देन सीए टोटल सीए एक्सपीरियंस है, नॉन सीए सीए मिला के। तो वो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि कैसे लेके चलना है चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्जामिनर कमेंट्स पे। देखें जी, विंटर 2023 का पेपर अभी हमारा होने जा रहा है और समर 23 का पेपर इससे पहले हुआ था। समर 23 के पेपर में कुछ आपके सामने मैं एग्जामिनर की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो पहले मुझे ये बता दें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स फॉलो कर लिए हैं बीएफडी के अभी तक। इस पेपर के नहीं, जनरली कोई किसी भी पेपर के, मतलब बीएफडी रिलेटेड बात हो रही है। बीएफडी के कोई भी 2023 के ना देखे हो, 22 के देखे हो, 21 के देखे हो, 20 के देखे हो, कितने लोग हैं यस और नो में जवाब देंगे बस। नहीं देखे हैं तो उनको नो कर देंगे, ईमानदारी से बताएंगे। कोई किसी ने देखा है तो यस कर दें, नहीं देखा तो नो कर दें, मगर पार्टिसिपेट सब करें। हमारे सेशंस की खास बात ये होती है पार्टिसिपेशन सबकी होती है। ठीक है जी, जुनैरा अकरम ने देख लिया, शेख रुमान ने देख लिया, अब्दुल राफी ने देख लिया, सलमान सोमरो ने नहीं देखा, अब्दुल राफी ने देख लिया। ठीक है, जवाद अली अदन सब ने देख लिया। ठीक है, कुछ लोगों का नो आ रहा है, अब नो वाले ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन के देखें हैं। ठीक है, नो वाले ज़्यादा आ रहे हैं। देखें जी, एग्जामिनर की बातें बहुत काम की होती है। और ये तो एग्जामिनर कमेंट सिर्फ यहाँ नहीं, मैं MA से 2 भी पढ़ाता हूँ अलहमदिल्ला, तो वहाँ भी मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपने जो है ना एग्जामिनर कमेंट को जरूर फॉलो करना है, ताकि जो मिस्टेक बच्चे करके आ चुके हैं आप अपनी अटेम्प्ट बचा सकें, वो गलतियाँ आप ना करें। ठीक है ना। अच्छा, अब इनकी एग्जामिनर कमेंट्स के उनको देखते हैं। क्या कह रहे हैं जी, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज हैज शोन इंप्रूवमेंट इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रीवियस सेशन रिजल्ट ऑफ 24% 32%। अच्छा, इसको देख के मेरे ध्यान में एक बात आ रही है। इसका मतलब पिछला जो रिजल्ट था वो हमारा अच्छा नहीं आया था, और इस बार रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आया था, बेहतर आया था काफी। तो अब क्या लग रहा है विंटर 23 में क्या होने जा रहा है। आसान पेपर एक्सपेक्टेड है या मुश्किल पेपर एक्सपेक्टेड है, मतलब पासिंग परसेंटेज क्या लग रहा है, बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए थोड़ा सा। कि 24 से 32 का मतलब है 1/3 से इंक्रीज किया है। तो थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकली ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है वो शायद टफ पेपर देखने को मिल सकता है। अच्छा, 32% भी कोई और अच्छा नहीं है कि हर 3 में से एक बच्चा पास हो रहा है, मगर जो उससे पहली वाली अटेम्प्ट थी उसमें 24% था, यानी कि हर 4 में से एक बच्चा पास हो रहा था। तो डिफिकल्ट पेपर मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा अच्छी तैयारी के साथ जाना होगा। देखिए, पेपर डिफिकल्ट और आसान नहीं होता, जो पढ़ के जाता है उसके लिए आसान होता है, जो नहीं पढ़ के जाता है उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको और सीरियसनेस का मुजाहरा करना होता है, थोड़ा सा और परफेक्शन का मुजाहरा करना होता है, 50 मार्क की सोच से बाहर आना होता है। ये जो 50 मार्क की सोच है ना, ये क्लियर हो जाती है एट टाइम्स। तो आपने 50 मार्क की जगह अब ये सोचना होता है कि नहीं यार, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि रास्ते में कुछ आसान पेपर भी आएंगे, तो मैं 60-65 मार्क स्कोर करने की ट्राई मारूं। ठीक है, 60-65 मार्क अटेम्प्ट करने नहीं, 60-65 मार्क स्कोर करने की ट्राई मारूं। तो कोई मेरे अगर वीक एरियाज हैं, या कोई ऐसा एरिया है जिसको मैंने डेफर किया हुआ है, या कोई ऐसा एरिया जिसको मैंने बस काम चलाया हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। उन एरियाज को भी थोड़ा सा इतना देख के जाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर शायद आपको ज्यादा रूम ना दे। ठीक है जी, रूम फिर भी मिलता है। 32% पासिंग परसेंटेज हो या 24% पासिंग परसेंटेज हो, मैं आपको बताऊंगा पेपर में पास होने का रूम मिलता है। कोई 2 सवाल 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं,
ठीक है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़े से हालात आपके लिए नासाजगार हो सकते हैं अगर कोई पेपर जो है वो पासिंग परसेंटेज कम हो उस पेपर में। अच्छा, आगे चलते हैं। इट वॉज अगेन नोटेड दैट एग्जामिनी डिमॉन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस। अच्छा, अब ये बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं करने जा रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई कि भैया आपने जो है ना वो थोड़ा सा माइंड अपने आप को ये सब मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि यार टेंशन की बात नहीं है, मैं पहले से पता है, थोड़ा सा अगर 19-20 होता है पेपर में तो टेंशन नहीं है। It was again noted that examinee demonstrated competence in the numerical aspect of the question. However, they encountered challenges when responding to theory-based and analytical inquiries. क्या मतलब? वो एग्जामिनर कह रहे कैलकुलेशन में सबका हाथ अच्छा सेट है, मगर थ्योरी पे लोग इतना काम नहीं कर रहे। अच्छा, थ्योरी पे इतना काम नहीं कर रहे। अब आप ईमानदारी से बताइएगा कि आप में से थ्योरी पे आप लोगों ने इनफ या सफिशिएंट प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने ओरली सॉल्व किया है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट बना लिए, 2-3 वर्ड में आंसर नोट कर लिया। क्या आपने फुल फ्लेज क्वेरी के क्वेश्चंस को रिटन फॉर्म में सॉल्व किया है? ये और नो में जवाब दे दें। मेरे थ्योरी के लेक्चर आपने देखे हो जो यूट्यूब पे पढ़े थे, तो उसमें मैंने डिटेल में बात की थी, बट खैर मैं आज वापस बात करूंगा। ठीक है, नहीं किया है। देखें, ये एग्जामिनर आपको आज बता रहा है, ये पेपर के बाद वाले कमेंट्स हैं, मगर ये आपको आज बता रहा है, ठीक है, कि आज 2023 में के कमेंट्स पढ़ के हम 2023 विंटर का फैसला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज यार देखें, ये एग्जामिनर का कॉमन वो है कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार कैलकुलेशन का मसला नहीं है, कॉम्पिटेंस है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आपके टीचर ने आपको अच्छा पढ़ा दिया है, आपने प्रैक्टिस भी इनफ की हुई है। मगर वो कह रहा है कि भैया आप ये बात समझ लीजिए कि बच्चे जो हैं वो चैलेंज फेस करते हैं जब उनको कहा जाता है कि थ्योरी बेस्ड आंसर में अपने स्किल्स का मुजाहरा किया जाए। तो बिल्कुल ठीक है, कुछ टॉपिक्स के आपने किए, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया। प्लीज यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी थोड़ी देर में थ्योरी को कैसे टैकल करना है इसमें बात भी करूंगा, थ्योरी की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आप ये ध्यान में रख लें कि थ्योरी को आप इक्वल वेटेज देंगे। कैसे वेटेज देंगे? इक्वल का मतलब ये नहीं है कि आधा टाइम दे देंगे, इक्वल का मतलब है जो उसका रिस्पेक्टिव ड्यू शेयर, ईमानदारी वाला शेयर बनता है वो देंगे। कैसे? वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आगे। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? इट इज स्ट्रांगली एडवाइज दैट एग्जामिनर्स शुड नॉट कन्फर्ट देयर प्रैक्टिस सोली टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंस्टेड दे शुड एम्फसाइज डेवलपिंग अ स्ट्रांग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। दूसरी उसने बात ये की कि कुछ लोग हमने देखा है कि कैलकुलेशन को देख के रट्टा लगा लेते हैं, एग्जामिनर सोल्यूशन को देख के अपने कॉन्सेप्ट पक्के करते हैं। ये गैर मुनासिब बात है। इन्होंने कहा कि जी आप ये ना करें कि खाली प्रैक्टिस करके जो है चले जाएं। जो अक्सर आपने देखा है कि हमारे सेशन में बात होती है कि यार पहले आप जरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लें, पहले छोटी छोटी इलस्ट्रेशन 2+2 4 टाइप की सॉल्व तो करें, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझ तो लें। हाँ हाँ हाँ, समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। खाली समझ के जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो एक अलग मसला है। मगर कहने का मतलब है कि ये प्लीज नहीं करिएगा कि आप एट द एक्सपेंस कर लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा आएगा तो वैसा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वेटेड एवरेज बीटा कहाँ यूज होगा, इसका कॉन्सेप्ट है पूरा। कहाँ आपने एक्वायरर का वैग यूज करना है, कहाँ आपने एक्वायरर का वैग नहीं यूज करना, मर्ज एंटिटी का वैग यूज करना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। कहाँ गेन टू शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाएगा, ओवरऑल गेन को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरर कंपनी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के अंदर हम फ्यूचर से क्यों कंपेयर करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस को क्यों स्पॉट से कंपेयर नहीं करते, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर है, आपको पता है मैं तो खैर अवेलेबल हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, और जो है क्या कहते हैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो आप इन चीजों को जहन में रखिएगा कि एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को टारगेट करेगा, अंडरस्टैंडिंग को टारगेट करेगा। द अप्रोच विल इनेबल देम, ये क्या लिखा हुआ है जी, डेवलपिंग दे शुड एम्फसाइज डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, उससे आपकी थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, ये एग्जामिनर कमेंट के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जाऊंगा एग्जाम टेक्निक पे, तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का हमारा। This approach will enable them to critically analyze the scenarios presented in the question and articulate relevant factor to be considered when formulating their responses. ठीक है जी, आपने रेलेवेंट फैक्टर से बात करनी है। अगर वो सवाल से रिलेटेड बात करें तो अपने सवाल से रिलेटेड बात करनी है। सवाल में अगर डेट नहीं है, अनगेट कंपनी है, तो आप अनगेट कंपनी के एंगल से बात करेंगे। वहां आप ये बातें कर लेंगे कि हाँ जी इसकी कॉस्ट ऑफ डेट बैग जो है इसका कम हो गया है, ठीक है, तो वो गलत बात हो जाएगी। वो कहेगा भाई इसमें डेट तो है ही नहीं, कैसे बैग कम हो जाएगा। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है हम सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। कॉपी और पेस्ट हर जगह नहीं चलता, कुछ जगहों में आपको अप्लाई करना होता है। अच्छा, एक बात इसने यहाँ पे नहीं लिखी जो प्रीवियस कमेंट्स में लिखी थी, मैं प्रीवियस कमेंट भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक जो है वो कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को शेयर किए थे। ये देखें, विंटर बाई से कमेंट भी देख लीजिए। विंटर बाई से कमेंट में क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, वहां भी यही बात कर रहे थे, स्ट्रगल इन आंसरिंग थ्योरी बेस्ड एंड एनालिटिकल क्वेश्चन। यही बात इसने समर 23 में कही थी, यही बात आप देखें समर विंटर 22 में हुई भी है, यही बात विंटर 22 में हुई है। नजर आ रही है आपको बात? ठीक है, एक और बात इसमें लिखी है कि आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंक्लूड कर लेते हो बट आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दीज कंक्लूजन। अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का फुकदान नजर आ रहा है, फुकदान नजर आ रहा है।
ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है भाई कि आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करें, ये नहीं कि आप बस 2+2 4 के हिसाब से सॉल्व करें, ऐसा नहीं करें। ठीक है, कंप्यूटेशनल बेस में ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने बात की थी, 24% रिजल्ट था उस वक्त। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया था वो 33% आया था। इसमें माशाल्लाह हमारे एक स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी आया था, एहसन वजी का, विंटर 22 में। ठीक है जी, विंटर 21 में 7 का आया था। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं माशाल्लाह विंटर 2022 में जो है एहसन वजी का आया था। खैर, तो कहने का मतलब है, एक तो ये बात हो गई। एक और इसमें मसला जो नोट किया जाता है वो ये होता है, अगर मैं थोड़ा सा और जिसे कहते हैं ना कि पीछे जाऊं, तो एक और इसमें मसला आता है कि एग्जामिनर कमेंट्स में ये बात आई है कि यार लोग जो है ना, ये देखें एक और एग्जामिनर कमेंट आपको दिखाया तो समर 22 और पीछे चले जाते हैं 29%। यहाँ भी इसने इसी तरह की बात की है कि भैया आप जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। However, in theory and analysis based question performance was not satisfactory. Again, ये कुछ दिन पहले हमने अपने स्टूडेंट से डिस्कस की थी। ठीक है। और एक और बात इसने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि यार आप कभी कभार ना केयरलेस कुछ जो है ना एरर्स कर रहे हो जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है। और ठीक है जी, एक और बात इन्होंने की, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात जो इसमें यहाँ पे नहीं आई, पुराने उसमें आती थी, कि टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आता था कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, तो इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। तो अब मैं कॉमन मिस्टेक जरा कहीं जॉट डाउन कर लेता हूँ। तो कॉमन मिस्टेक्स में उसने दो बातें की हैं, एग्जामिनर कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको और बताऊंगा जो मैंने बीइंग अ टीचर एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ टाइम में, जब मैं स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ। पहली कॉमन मिस्टेक क्या है जी? लैक ऑफ फोकस ऑन थ्योरी क्वेश्चन, और लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कुछ केसेस में आप रट्टे लगा के चले जाते हो, जो कि मुनासिब बात नहीं है। मैंने कहा ना, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको हर लेक्चर के स्टार्ट में बैकग्राउंड दिया जाता है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बुक कैसे यूज करनी है इस पर ही बात करूँ, थ्योरी का अपना पेज मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा, उसके बाद मैं सोचता हूँ कॉमन मिस्टेक्स ये है कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कितने लोग ऐसे हैं जो बीएफडी एक दफा दे चुके हैं? आज के सेशन में कोई ऐसा है जो बीएफडी एक दफा कम से कम दे चुका है? यस और नो में जवाब दें अगर कोई है। यस में, सॉरी, नो तो नहीं है। ठीक है, आप मुझे कंफर्म करेंगे क्या आपको टाइम का मसला आया था? जो लोग लास्ट टाइम पेपर दे चुके हैं बीएफडी का, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट आप मुझे बताएं क्या पेपर में टाइम का मसला आता है या हो जाता है पेपर टाइम पे? यस और नो में जवाब दे दें। जो लोग यस कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आता है। और कितने मार्क्स का आपका रह गया ये भी मुझे बता दें। 50% पेपर तो बहुत कम किया यार चंदा, 30 मार्क्स लेस हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा रह गया। 95 का हो गया, इट्स नॉट बैड, 95 नॉट बैड। 20 मार्क्स का रह गया है, ठीक है, मुनासिब है। मेरा खुद 15 से 20 मार्क का रहा था, 45 मार्क का रह गया, इट्स वेरी बैड। 20 से 25 मार्क का रह गया। मैंने देखा है अक्सर एक आम स्टूडेंट का भी ना 85 मार्क्स का अटेम्प्ट हो रहा होता है, 80 से 85 मार्क्स का। मेरा खुद 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाई हो गया था। मेरे उसमें मेरा एक पेपर टेक्स्ट का रह गया था। बाकी बीएफडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बीएफडी ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक ही अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ वो पास हो गया था। तो बिल्कुल उसमें मैंने खुद बीएफडी का पेपर 80-85 मार्क्स का किया था। तो तकरीबन 80-85 मार्क्स का नॉर्मली हो रहा होता है, मगर जहाँ 80 मार्क्स से कम का पेपर होता है, 85-80 से कम का होता है, वहां पे फिर अनफॉर्चुनेटली पास होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो एक और मसला टाइम मैनेजमेंट का, इसमें मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, पेपर में टाइम मैनेजमेंट का कैसे ख्याल करना है। अच्छा, एक और मसला जो आता है पेपर में वो ये आता है कि जो मैं कहता हूँ कि पैनिक अटैक। ठीक है, आप एज्यूम कर लेते हैं, या assumption इन द क्वेश्चन, रॉन्ग assumption टेकन इन द क्वेश्चन। आपको याद होगा कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि यार बस कुछ समझ नहीं आ रहा, assumption लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसमें मैं पर्सनली इस टेक्निक के थोड़ा खिलाफ हूँ बीएफडी लेवल पे। एमएसए 2 लेवल पे नहीं, एमएसए 2 लेवल पे मैं इसको बहुत इंकरेज करता हूँ क्योंकि वो थियोरेटिकल पेज पेपर है। वहां पे बहुत ज्यादा इस पे हम बात करते हैं कि नहीं यार इसको जो है ना हम assumption बेसिस पे ले सकते हैं, मगर यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस बात से। क्यों? क्यों? उसकी वजह सुनिएगा। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने नोट किया होगा, जिन्होंने बीएफडी मुझसे पढ़ा हुआ है उन्होंने नोट किया होगा, शायद पूरे बीएफडी के अंदर ना, पूरे बीएफडी के अंदर इतना बड़ा कोर्स है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी डिटेल कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, दूसरे बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, फिर आई कैप पास पेपर भी पुराने नए थ्योरी व्योरी सब सॉल्व करते हैं, रिसेंट भी सॉल्व करते हैं। तो वहां हमने नोट किया होगा कि मैंने शायद इक्का दुक्का जगह पे ही शायद अजम्पशन ली होगी। मैं अजम्पशन नहीं लिखवाया था। अजम्पशन नहीं होती, नॉर्मली सवाल में कोई ना कोई डेटा ऐसा होता है जिसमें हमें कोई सिग्नल कोई हिंट मिल रही होती है जिसके थ्रू हम सवाल को आगे लेके चलते हैं। यही थॉट आपको पेपर में भी लगानी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है,
ठीक है, मैं 5वें नंबर पे जो बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है वो, जो पेपर से रिलेटेड है, पेपर से पहले से रिलेटेड है, वो पेपर के अंदर से रिलेटेड नहीं, पेपर से पहले से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां मैंने ये चीज नोट की है कि कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछते हैं ना क्वेरी के, सर हम इसमें ये अजम्पशन लेके आगे बढ़ जाए, मैं उनको कहता हूँ नो, एब्सोल्युटली नॉट। अब एक बंदे ने मुझे बोला कि सर मैं इसमें ना एजम्पशन ले लेता हूँ कि मैं जो इस तरीके से जो है वो वैल्यूएशन टेक्निक लगा सकता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारा सवाल अगर तुम ये टेक्निक लगाओगे, एक मिसाल है, उसने बोला मैं कैश फ्लो मेथड की जगह पी मेथड से पूरा सवाल कर लूँ। मैंने कहा उसने कैश फ्लो मेथड का इतना सारा डेटा दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया हुआ है, डिस्काउंट रेट की इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस वैल्यूएशन की टेक्निक ही चेंज कर लिया, आपने कहा ठीक है पी रेशियो से तो निकल सकता है, आप एक दो उसके अंदर अजम्पशन लेकर निकाल सकते हो, मगर इतने सारे डेटा का क्या। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है स्टूडेंट अजम्पशन लेने की कोशिश करता है और फिर वो अजम्पशन जो है वो नहीं होती। हाँ, अजम्पशन शुड बी वेरी लास्ट रिजॉर्ट, एक्सट्रीमली लास्ट रिजॉर्ट, कि आपको नजर आ रहा है मेरे 15 मार्क 20 मार्क का सवाल जो है वो चल नहीं सकता आगे अगर मैं एक कोई अजम्पशन ना लूँ, तो वहां समझ आती है बात। बट अगर आप हर चप्पे चप्पे पे कदम कदम पे अगर आप जो है अजम्पशन लेते हैं, तो उसमें ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि आप ऐसी अजम्पशन लेंगे जो शायद आपको तो लगेगा सही है, मगर एग्जामिनर के लिहाज से या सवाल की इन्फॉर्मेशन के लिहाज से वो क्लैश कर रही होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है, आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल मैं समझता हूँ स्ट्रक हो जाऊंगा अगर मैं एजम्पशन नहीं लूंगा, मेरा सवाल रह जाएगा, तो वहां पे एजम्पशन लेके बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। मगर अगेन आई एम सेइंग, कोशिश करिएगा जो सिनेरियो होता है उसके अंदर कोई ऐसी बात होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई हिंट ऐसी होगी जो आपको सवाल में से मिल जाएगी। अच्छा, एक लास्ट बात बस ये इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा यार, एक चीज ये है कि नॉट अटेम्प्टिंग ईयरली पेपर्स, अटेम्प्ट वाइज पेपर्स, नॉट सॉल्विंग अटेम्प्ट वाइज पेपर्स बिफोर एग्जाम्स, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग मुझे बाद में फीडबैक देते हैं कि सर ये हमने शायद पहले किया होता तो उससे बड़ा असर पड़ता। नॉट सॉल्विंग अटेम्प्ट वाइज पेपर्स, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व कर लिया है? अटेम्प्ट वाइज का मतलब होता है विद टाइमर, टाइमर लगा के। हाँ, इसमें मैथ पोर्शन के सवाल और मैथ पोर्शन के मार्क्स हटा दीजिएगा। हाँ, कि आपने एग्जाम स्टैंडर्ड का 3 घंटे पढ़ने में, मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हर पेपर में, पास पेपर में, पुराने पेपर में 2022 से पहले एक आध सवाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता था, तो उसका टाइम उसके मार्क्स माइनस कर दीजिएगा। यस और नो में जवाब देंगे, क्या आपने ईयरली पेपर अटेम्प्ट वाइज पेपर, जैसे मैं कहता हूँ पूरा पूरा पेपर वाइज, मतलब ये नहीं टॉपिक वाइज, ये नहीं हर अटेम्प्ट के एक एक दो दो टॉपिक, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लिए, वो तो आपने टॉपिक कवर करते हुए कर ही लिए होंगे, क्या आपने ये कर लिया या नहीं किया है? यस और नो में जवाब दे रहे, कोई मसला नहीं है। कंप्लीट नहीं हुआ वो कोई मसला नहीं है, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ सॉल्व करते हैं वो कोई मसला ही नहीं है, वो तो लर्निंग है। ठीक है, सॉल्व करने का इरादा है मोनिस मुश्तबा, ठीक है 23 से करोगे कोई बात नहीं, मगर ये होना चाहिए 19 से स्टार्ट है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार एक एग्जाम स्टिमुलेशन के साथ जाओ, कितनी भी अटेम्प्ट करने चाहिए यार, कम से कम 4 से 5 तो करके जाओ ना यार। क्योंकि इसको करने के बाद, इसको करने का तरीका क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आपने सॉल्व किया और बात खत्म हो गई। नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करते हो उसके आगे आपको 3 काम करने होते हैं। आपने सॉल्व किया, ठीक है, 2 काम या 3 काम कह लें, आपने सॉल्व किया, सॉल्व एंड देन कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन। मेरे सॉल्यूशन से कर लो, क्योंकि मैंने भी बल्कि रिकॉर्डिंग डाली है पोर्टल पे, मैं तो यूट्यूब पे डाल दी है, पब्लिकली अवेलेबल है। समर 22, विंटर 22 और समर 23, इन तीनों क्वेश्चन की मेरी क्वेश्चन वाइज रिकॉर्डिंग, हर क्वेश्चन की अलग अलग प्रॉपर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको बल्कि लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लो हमारा, एग्जाम टेक्निक्स का, टिप्स का। तो ये होगा कि आपको फिर जो है ना क्या कहते हैं, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मैं चले आपसे ये शेयर भी कर देता हूँ इस पे चैट के थ्रू। ये आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं इसमें वापस शेयर कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, और जिनके पास नहीं हो वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें जो है डिटेल मैंने जो है वो क्या कहते हैं, टिप्स वॉइस नोट भी शेयर कर रहा हूँ मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कोई वीडियो, और ये इस तरह की जो चीज़ें, थ्योरी का एंड्रॉइड मैंने अभी शेयर किया था। तो ये इसमें आप जो है, मैं यूट्यूब का वापस लिंक शेयर कर दूंगा इस ग्रुप पे, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक ग्रुप ज्वाइन करिएगा, 2 ग्रुप्स आपके पास आ रहे हैं, जिनके पास वो ना हो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना ये लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। खैर, अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, अभी क्वेरी ज़्यादा आ रही है तो शायद थोड़ा सा मैं लेट रिस्पॉन्ड करूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी कुछ लोगों की आउटस्टैंडिंग है कल की। तो खैर, तो अगर ऑब्वियसली अलहमदिल्ला क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता तो इंशाल्लाह ये आपका भी ये जो मैसेज होगा ये मेरे पास मिल जाएगा और मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक।
तो सॉल्व एंड देन कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड सोल्यूशन। सजेस्टेड सोल्यूशन आई कैप का बाद में देखें, अगर मेरा सोल्यूशन देख लें तो बहुत अच्छी बात है। और एक और काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यार राइट डाउन योर मिस्टेक। जो मैं करता हूँ सबसे क्रूशियल काम है, राइट डाउन योर मिस्टेक्स, ताकि वो सवाल आपको बार बार ना करना पड़े। आपने जिंदगी में एक बार कर लिया ना, वो सवाल वापस ना करना पड़े। उसमें जो सही हुआ है वो तो सही हो गया ना, वो तो आपको आता है। जो गलत हुआ है उसको सही करने की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? राइट डाउन योर मिस्टेक्स, ठीक है, एंड मेक मिस्टेक लॉग। एक मिस्टेक लॉग बनाए। मिस्टेक लॉग समझते हैं ना, कि हर मिस्टेक को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना है कि इस क्वेश्चन के फला पार्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, इस क्वेश्चन के फला पार्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी पेपर में, ताकि आप जाओ तो उन मिस्टेक्स को पढ़ते हुए जाओ कि हाँ यार मेरे जहन में आनी चाहिए, ये बातें मैंने पेपर में लेके जानी है। मैं पेपर में जाऊंगा तो इन बातों का ख्याल रखूंगा, मैं पेपर में जाऊंगा तो इन बातों को पूरा करूंगा, इन बातों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, इन बातों को गलत नहीं होने दूंगा, इसको इस तरह कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा काम करना है। अटेम्प्ट वाइज पेपर जरूर सॉल्व करना है। अजम्पशन पेपर में आपने कोशिश करना है कि लास्ट डॉट हो। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। कैसे टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख सकते हैं मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। अभी आगे जाके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फोकस करें। कोई चीज अगर डाटा लगाई हुई है तो उसको प्लीज अभी करेक्ट कर लें, अभी आपका टाइम है। और थ्योरी को आप ना छोड़ें। थ्योरी के साथ एक वर्ड में यूज करता हूँ, सौतेला सलूक ना करें, सौतेला सलूक ना करें, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने कर ली। अच्छा, अब एग्जाम टेक्निक्स पे आते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो पूछ लें। क्लियर है बात हमें? थ्योरी पे मैं बात करता हूँ आगे जाके। थ्योरी पे आ रहे हैं हम। हमारा तीसरा एजेंडा थ्योरी है, और फिर चौथा एजेंडा भी थ्योरी है। आखिर के सारे एजेंडे पे थ्योरी पे। अच्छा, एग्जाम टेक्निक्स में हम बात कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले रीडिंग टाइम। अच्छा, अगेन आपको मैं एक बेस्ट अपनी एक्सपीरियंस बेस पे ये अप्रोच बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोई एक और अप्रोच फॉलो करते हो और आपको अगर मुनासिब लगे तो आप वो फॉलो कर लीजिए, मगर हम एक सजेस्टेड अप्रोच क्या हो सकती है इससे बात कर रहे हैं। सबसे पहले रीडिंग टाइम। अच्छा, रीडिंग टाइम में क्या करने की जरूरत है? रीडिंग टाइम में प्लीज एक तो ये ध्यान में रखेंगे, डोंट रीड कंप्लीट पेपर। ये ध्यान में रखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरा पेपर पढ़ लूंगा, तो पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते आप। तो आप क्या करें, रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आते हैं ना भाई, 20-22 मार्क के, 18 मार्क के, ठीक है। रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करें कि यार सेलेक्ट ओनली 1 or 2 क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन विच शुड बी डन एट स्टार्ट। जो आपको शुरू में सवाल करना है वो आप सेलेक्ट कर लें। जरूरी नहीं क्वेश्चन में 1 हो सकता है क्वेश्चन में 5 हो सकता है क्वेश्चन में 4 हो। जो सबसे इजीएस्ट होगा शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर उसी को आप रीड करते जाएं। उसको रीड करते करते लगना लगे कि नहीं यार ये इतना आसान नहीं है, दूसरे वाला ज्यादा आसान होता है, तो आप सिर्फ दूसरे पे दो दो पे टाइम दें। पांचों सवाल रीड करेंगे तो रीडिंग तो हो जाएगी, रीडिंग तो हो जाएगी, मगर भूल जाएंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा था पहले, फिर क्या पढ़ा था और फिर उसके बाद क्या पढ़ा था। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले तो कोशिश करें कि आप कंप्लीट पेपर पे ना जाएं, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ें, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आप फैसला करें कि आपके लिए आसान कौन सा है। कोई 1 या 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर जो ईजिएस्ट लगे उससे स्टार्ट करें। ये रीडिंग टाइम में कर सकते हैं। रीडिंग टाइम में अंडरलाइन करना अलाउ है जी, मेरे ख्याल से अलाउ होता है, मगर ये कि लिखना अलाउ नहीं होता है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो अंडरलाइन कर लें। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं कि एक और काम भी कर सकते हैं। थ्योरी दो तरह की आती है। अगर कोई कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी है, ऑल्सो एक और काम भी कर सकते हैं कि कैन ऑल्सो फाइंड सोल्यूशन ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो जो रॉ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो ना, रॉ थ्योरी होती है, रॉ थ्योरी समझते हैं, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप की थ्योरी होती है, जो कि कम आती है मगर आती है पेपर में, ऐसी बात नहीं है। तो रॉ थ्योरेटिकल आंसर फाइंड, कैन ऑल्सो फाइंड सोल्यूशन ऑफ रॉ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कि आपको अगर कोई फाइंड करना है, अलहमदुलिल्लाह हमारी किताब भी बहुत अच्छे से यूज हो जाती है। आई के स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करना है उस पर मैं बात करूंगा अभी, कि थ्योरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये रीडिंग टाइम में ये सारे काम कर लें कि थ्योरी के कुछ आंसर ढूंढ के रख लें, कुछ क्वेश्चन की रीडिंग कर लें, मगर कंप्लीट बहुत आप थ्योरी में, मतलब अगर आप रीडिंग टाइम में बहुत सारे काम करने लगेंगे तो वो टाइम यूटिलाइज नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखें? कोई इसमें सवाल किसी का है तो वो साथ साथ पूछ सकता है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखें?
अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए दो टेक्निक्स हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने कहा नहीं जी मैं तो रिलीजियसली फॉलो करता हूँ 1.8:1 को, एक उनके लिए। और एक और टेक्निक है जो मुझे लगता है जो मैंने अपडेटेड टेक्निक है, जो मैं पिछली एक दो अटेम्प्ट से डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट सर। मैं दोनों टेक्निक आपके सामने रखूंगा, जो आपको अच्छी लगे आप वो फॉलो कर लें। मेरी वजह से ज्यादातर वेटेज होगी दूसरी टेक्निक पे, मगर बहरहाल पहली टेक्निक चूंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आप मुझे बता दें, पुराना पुराना इक्वेशन है, 1 मार्क इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। 100 मार्क का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है, तो 100 मार्क इज इक्वल टू 180 मिनट्स, ऐसा ही है। तो 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट। अच्छा, वो अलग बात है कि 1.8 मिनट में मैं भी आपको चैलेंज भी कर दूंगा कि 1.8 मिनट में गड़बड़ हो जाती है, मगर खैर अभी हम 1.8 की बात कर लेते हैं। तो भैया इसके लिए दो अप्रोचेज हैं। लेट से आपने क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया, ठीक है, वो 10 मार्क का था, मिसाल के तौर पर 10 मार्क का सवाल आता नहीं है, मगर समझाने के लिए कह रहे हैं, कोई एक पार्ट है 10 मार्क का था, तो आपको 18 मिनट मिलते हैं इसका मतलब। अब अगर 18 मिनट आपके गुजर रहे हैं, आपका टाइम गुजर रहा है, तो आपका दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि 18 मिनट गुजर गए, ठीक है, 18 मिनट हैज पास्ड, 18 मिनट गुजर गए। अब आपका दो टेक्निक, दो 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 ऑप्शन है, लीव इट एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। मेरी आईके के एक ऑफिशियल से बात हुई कुछ दिन पहले, प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका ये कहना था, वो बजट थे, उन्होंने कहा बच्चों को ये चाहिए कि 1.8:1 के हिसाब से काम करें, जैसे ही उसका टाइम पूरा हो जाए वो लीव कर दें और सवाल को आगे बढ़ जाए। मैंने कहा सर अगर वो सही कर रहा है फिर क्या करे? बोला नहीं कोई बात नहीं, उसने अगर उसके कौन से बच्चे हैं तो उसने इस टाइम के अंदर ना, इस टाइम के अंदर जो उसका एलोकेटेड टाइम है, उसने उसके सवाल के पासिंग मार्क्स उठा लिए होंगे। आपको होता है बीएफडी के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपका पूरा आंसर सही होगा तो मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, वर्किंग के मार्क्स होते हैं। मार्किंग प्लान आपने देखा है ना यार, हमारी वेबसाइट पे रखा भी होता है। मेरे जो टेस्ट के सोल्यूशन होते हैं उसमें भी आपको नजर आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप के मार्क्स शो करता हूँ कि भाई इस स्टेप कितने मार्क्स है, इस स्टेप कितने मार्क्स है। तो कहने का मतलब है चूंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरा सवाल पूरा सही नहीं हुआ, तो भी परेशानी की बात नहीं है। तो ये उनका कहना था कि यार लेट से आपका सवाल अगर रह जाता है तो आप रुक जाएं और अगले सवाल पे चले जाएं, छोड़ दें उसको। अच्छा, मैं समझता हूँ पर्सनली ये थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा काम भी किया जा सकता है कि इन्वेस्ट 3 to 4 minutes एंड क्लोज दी क्वेश्चन। 3 to 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 to 3 मिनट्स के अंदर कोशिश करें, क्योंकि 2 to 3 मिनट्स कोशिश करेंगे तो 4 मिनट में कंप्लीट होगा। इन्वेस्ट 2 to 3 मिनट्स टू क्लोज द क्वेश्चन, बस कोशिश करें क्लोज कर दें किसी तरीके से, ठीक है ना। कुछ आप वर्किंग को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आखिर में, ये शुरू में बात नहीं हो रही है, ये जब बात होती है जब टाइम खत्म हो रहा है, जब ओवर्स एंड होने वाले हैं, जब बिल्कुल लास्ट ओवर्स चल रहे हैं, अब मारे मारी करनी है आपने, ठीक है। दो महीने को ये काम कर लें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सवाल बहुत ज्यादा बाकी है तो मैं कहूंगा आप इस अप्रोच पे जाएं। अगर बहुत ज्यादा बाकी है तो छोड़ दें यार, जगह छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। कभी आगे मौका मिला, किसी सवाल में प्रॉब्लम आया तो वापस इसको रिवर्ट बैक कर दीजिएगा। और अगर छोटा सा सवाल बाकी है, ज्यादा बाकी नहीं है, तो फिर इस टेक्निक पे जाएं, मगर कोशिश करें कि 1.8 का जो आपने रोजा हुआ है वो ना हो। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट का क्या होता है, जो लोग बीएफटी दे चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, जो पहला सवाल होता है ना उसमें हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा होता ही नहीं होता। आई थिंक बीएफटी क्या हर कैलकुलेशन के पेपर में होता है कि अगर वो 15 मार्क का सवाल है और 27 मिनट में करना है, तो 27 मिनट में कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा आधे घंटे से ऊपर लेगा। क्या ऐसा होता है बीएफडी के पेपर में या किसी और कैलकुलेशन पेपर में? ऐसा हुआ है कि जो पहला सवाल आप सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा हद से ज्यादा टाइम लगता है, 1.8 तो लगता ही नहीं है। अब मैं दूसरी टेक्निक में उसी पे बात करने जा रहा हूँ। एफएफआर में भी ऐसा होता है मेरे ख्याल से, कि आप सोचते हो कि यार मैं इसको बस सवाल को एंड कर दूंगा 1.8 के हिसाब से, आपके जहन में होता जरूर है, हर बच्चे के जहन में होता है, 1.8 से मल्टीप्लाई जरूर करता है मार्क्स को, मगर मेरे ख्याल से वो शायद एग्जीक्यूट नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेक्निक इसी तरह है, टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 थी, ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक नंबर 2 है, जो ज्यादा मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल है, और आई थिंक अब आपको इस अप्रोच से ही जाना चाहिए। ये अप्रोच जरा फॉलो करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है। ये मुझे एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट था शादिब आफ्ताब, 2021 में उन साहब के 2 या 3 गोल्ड मेडल थे और उतने ही मेरिट सर्टिफिकेट थे। टोटल 5 प्राइज उन्होंने एक ही टाइम में विन किए। एमएसएटी में उनका गोल्ड मेडल था, कॉर्पोरेट लॉ में उनका गोल्ड मेडल था, और टैक्स में उनका मेरिट था, और एक दो और सीफेब और एमएसए में भी उनके कुछ प्राइजेस थे। तो उन्होंने एक बात मुझे कही, और ये बात जो है आई थिंक मैंने बहुत पहले एसीसी के पेपर में शायद अप्लाई करके देखी थी। वो क्या बात थी, जरा गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा कि बस सर मैं 1.8:1 को नहीं मानता, 1.8:1 जो है धोखा है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट धोखा है। ये बात हो रही है उन लोगों की जो इस टेक्निक को रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाते, ना उनसे सवाल पूरा हो पाता है और ना वो उसको 2-3 मिनट में केश कर पाते हैं।
अब आप देख लें, आपके लिए जो टेक्निक आ रही है वो ये 1.8:1 के अलावा। अब आप ये करें कि आप एक छोटा टेबल बना लें, छोटा टेबल, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं। गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आपने क्वेश्चन नंबर नोट किया, आपने उसके मार्क्स नोट किए, आपने उसका एलोकेटेड टाइम नोट किया, और आपने उसका टोटल एलोकेटेड टाइम नोट किया, और आपने एक्चुअल टाइम नोट किया। थोड़ा सा टेबल है, ज्यादा मुश्किल टेबल नहीं है, कोई ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई नई चीज जो है पढ़ा रहा हूँ। आपने लेट से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, गौर से देखिएगा मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, छोटा सा टेबल आपने कहीं पेपर में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 1 लेट से मान लेते हैं 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है। ये बात हो रही पूरे सवाल की, गौर से देखिएगा। पहला जो सवाल है उसके लिए आपको 70 इंटू 1.8, यस 36 मिनट मिले, ठीक है। 1.8:1, 1 पॉइंट एलोकेटेड टाइम पर मार्क, आपको मिला 1.8, तो टोटल हो गया 36 मिनट आपको मिल गए, ठीक है। मगर आपको पता है कभी भी ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि आपको 36 मिनट से कम नहीं लगते ना, 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट से ज्यादा लगते हैं। एग्री करेंगे? अंदाजा अपने तजुर्बे की बेस पे बनाया। अगर आपने 20 मार्क का सवाल उठाया है, चाहे एफएफआर हो चाहे बीएफडी हो, और पहला सवाल 20 मार्क का था, आपको कितना टाइम लग जाएगा? 36 तो नहीं लगेगा। एक्चुअल में बताइएगा, अंदाजन, मतलब अपने तजुर्बे की बेस पे, कि अगर 20 मार्क का सवाल है, बिल्कुल पेपर का पहला सवाल है, और आपको ये आता भी बहुत अच्छा है, जब भी आपने पहले ही पिक किया है ना, आपको इजीएस्ट लगता है जब भी आपने नंबर 1 पे पिक किया है, तो इस पे आपका तजुर्बा क्या कहता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चैट के थ्रू बताएंगे कितने मिनट लग जाते हैं। 50 मिनट कह रहे हैं अबील, और अब्दुल राफे 45 मिनट कह रहे हैं, मोहम्मद मोनिर मुस्तफा 40 से 42 मिनट कह रहे हैं, ठीक है। वीवो 45 मिनट कह रहे हैं, कदीर शबीर 45 कह रहे हैं, शाफे 45 कह रहे हैं, मानूर हमायो मुनीब 45 कह रहे हैं, वसीम अब्बास 45 to 50 कह रहे हैं, डेल 40 to 45 कह रहे हैं, ठीक है। मतलब 45 ऑलमोस्ट हम लगा लेते चले, वो इवन 45 से ऊपर भी आ रहा है, 45 या 40 लगा लेते, 45 लगा लेते हैं चलो। अब कहने का मतलब ये है कि भैया अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि यार जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आपके पास लेट से अगर 20 मार्क का सवाल है, तो अब आपके पास टाइम रिमेनिंग कितना है? टाइम रिमेनिंग कितना है? टाइम रिमेनिंग आपके पास अब जो बच गया है वो माइनस कर ले, 180 में से 145, 135 मिनट बचे हैं। एग्री करेंगे? अगर पेपर में 135 मिनट बचे हैं, अब आपके पास 135 मिनट बचे हैं, और रिमेनिंग मार्क्स कितने हैं? रिमेनिंग मार्क्स है 80। तो कहने का मतलब है अब आप जब अगला सवाल करेंगे, अगर वो भी 20 मार्क का है, तो उसके लिए क्या आपको 1.8 मिलेगा? जवाब दें। क्या 1.8 वापस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आपको टाइम पे पेपर खत्म करना है तो? हाँ, ईमानदारी से बताएं, क्या 1.8 की लग्जरी अब मेरे पास अवेलेबल है? क्या 1.8 पे मैं काम कर सकता हूँ? कर लूंगा, मगर पेपर फिर मुझे पता है, अभी से पता है पेपर खत्म नहीं होने वाला यार। हाँ, मुझे कोई सवाल नहीं आता, मैं कोई चीज नहीं पढ़ के आया, मुझे नजर आ रहा है कि एक सवाल पूरा छूटेगा, तो शायद मैं 1.8 पे चले आऊँ। बट अगर मैं पूरा पेपर करके जा रहा हूँ, करने का इरादा रखता हूँ, पूरी कवरेज करके आया हूँ, तो कोई मसला हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कितना बन रहा है ये? 1.8 तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा इसको? अब जब इसको टाइम मिलेगा 1.8 नहीं मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा इसको बता सकते हैं मुझे आप? अब इसको टाइम मिलेगा 135 मिनट इसके पास अवेलेबल है, और 80 मार्क्स इसके पास पड़े हुए हैं। 135 को 80 से डिवाइड करिए, क्या आ रहा है? 1.69, 1.7 कर लें इसको, मिल गया सबको 1.7 भाई, 1.68, 1.69, 1.7 कर लें, यानी कि अब उसके पास 1.7 मिनट से एक मार्क के लिए है। यानी कि अगले सवाल के लिए उसको अब जो है 36 मिनट नहीं मिलेंगे, अगले सवाल के लिए उसको 34 मिनट मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये इतनी बड़ी वर्किंग कोई एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं है, मगर आपके जहन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि ये ना हो कि अगले सवाल के लिए आप वापस 1.8 जहन में रखो। अच्छा, अब ये 34 मिनट में करना था, अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या ये भी 34 मिनट में हो जाएगा? जो पेपर का दूसरा सवाल होता है आपका वो होता है जो सेकंड बेस्ट होता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है आसान है मगर थोड़ा चैलेंज आ जाता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि छोटा सवाल है, थोड़ा बड़ा हो जाता है सवाल। तो अगर लेट से इसमें भी 45 मिनट लग गए तो अब क्या होगा? हाँ, टाइम तो नहीं फॉलो हो रहा होता। अक्सर स्टूडेंट को ये शिकायत होती है कि हम रिक्वायर्ड 100 से पीछे होते हैं, फखर जमान हम नहीं बन पाते। जैसे फखर जमान ने न्यूजीलैंड वाली बैटिंग की थी कि दे मार 4.5, जो भी आ रहा है, बॉल्ट आ रहा है, साउथी आ रहा है, जैसा सवाल आ रहा है उन्हें उठा के छक्के चौके कर दिए। ऐसा तो नहीं होता यार। शुरू में तो आप सरफेस को समझने की कोशिश करते हो, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है कि अगेन अब जब आपका टाइम है, अब कितना टाइम रह गया? सिर्फ 90 मिनट्स रह गए, और मार्क्स कितने हैं? 60।
अब जब आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेट से थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके पास अब जो है 90 मिनट्स अवेलेबल हैं और 60 मार्क्स का आपके पास बढ़ा हुआ है, तो 1.5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो 1.8 है ये बार बार क्या होता जा रहा है, ये अपडेट होता जा रहा है। 1.8 हमेशा सेम नहीं रहेगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन के एंड में कुछ भी नहीं करें, सिंपल आप एक काम करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम ये दो थे कि आप रिमेनिंग टाइम को रिमेनिंग मार्क्स से डिवाइड कर दें, रिमेनिंग टाइम को रिमेनिंग मार्क्स से डिवाइड कर दें, रिमेनिंग टाइम को रिमेनिंग मार्क्स से डिवाइड कर दें, और उसकी बेसिस पे आप कहीं सवाल में लिख लेंगे यार मुझे इतनी देर में करना है। क्योंकि अगर आप 1.8 के चक्कर में रहे तो आपका सवाल नहीं होगा, पेपर पूरा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, देखें गाशान ये अपडेट होगी ना। आपने एक अगर लेट से कोई बैड डिसीजन हो गया, कोई एक सवाल में ज्यादा टाइम लग गया, तो नाउ इट्स टाइम कि उसको कंपनसेट किया जाए, इसको कवर अप किया जाए। अच्छा इसको कवर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अब एक और टोटका ही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार अभी कवर कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, थ्योरी के आंसर अगर आपको समझ आ गए ना, थ्योरी के आंसर अगर आपने सही जगह से पिक कर ली थ्योरी, अगर आपको पता चल गया कि यार ये किताब में कहाँ लिखी थी, आपको पता चल गया कि ये जो है वो बुक में कहाँ लिखी थी थ्योरी, आपको आसान लग रही थ्योरी, तो थ्योरी इतनी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। थ्योरी का 5 मार्क का सवाल के लिए आपको 9 मिनट की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है थ्योरी कहाँ लिखी है, आपके जहन में पॉइंट्स हैं, आप 5 मार्क का सवाल 5 से 6 मिनट में बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन की क्वालिटी कहा, तला हो क्या रहा है, तला हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम अपने आप को स्पीडी कर रहे हैं। स्पीडी का मतलब क्या, हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्पीड बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप वर्किंग को बिल्कुल ही ओमिट कर दें, जो कि मैं वो नहीं करता, मगर मैं कहूंगा वर्किंग को थोड़ा ट्रिम कर दें। अगर कुछ 4-5 स्टेप्स की वर्किंग है तो आप 2 स्टेप से फाइनल कर दें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। अच्छा शुरू से आयशा ऐसा ना करें आप, 1.5 मिनट शुरू से ना करें। शुरू से करने में गड़बड़ ये कि शुरू से भी सवाल की क्वालिटी गिर सकती है। शुरू में आप अच्छा क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि पहला जो सवाल है वो आपका वो सवाल है जो आपको बहुत अच्छा आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसमें आप कोशिश करें 90-95% मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो शुरू के सवालों में मैं इसलिए आपको एक कंफर्ट भी दे रहा हूँ कि ठीक है 1.8 चल जाए, 1.7 चल जाए, मगर शुरू से 1.5 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला सवाल पेपर में वो होगा जो आपको सबसे आसान लगता है। रिक्वायरमेंट पढ़ के आप फैसला करेंगे। वर्किंग इतनी शो करनी चाहिए समा, जितनी वर्किंग शो करें आप कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। बस ये समझ आ जाए कि फिगर कहाँ से आई है, इतना समझ आ जाए एग्जामिनर को, ये वर्किंग काफी होती है। अभी तो आप सब चीज़ों पे काम करें, अभी तो आप सब चीज़ों पे काम करें, मगर कोशिश करें कि जब पेपर में जाएं, ठीक है पेपर में जाएं, तो आप जो है वो कोशिश करें कि बस इतनी रिस्पेक्टेबल वर्किंग करें कि एग्जामिनर को परेशानी ना हो, ठीक है। या आप वो वर्किंग कर लें कि अगर आपके कोई दोस्त आपके आपसे वो आंसर ले, पेपर में नहीं ऑब्वियसली पेपर के अलावा बात कर रहा हूँ, तो उसको समझ आ जाए कि कौन सी फिगर कहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा प्लीज ख्याल करिएगा। इसी को मैं एक दवा और आगे बढ़ा देता हूँ कि लेट से इस सवाल में आपको कितने मिनट, 30 मिनट में ये सवाल करना है। लेट से ये सवाल आपका 35 मिनट में हुआ, आपने थोड़ी स्पीड लगाई। अच्छा स्पीड बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है, आखिर में आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस अब मैं तो बहुत जल्दी सवाल खत्म कर दूंगा, तो स्पीड पेपर में इम्प्रूव होती है, ठीक है। अच्छा नहीं ज़रूरी नहीं है। वीवो आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है कि वर्किंग आप नेचुरल रखें। हम पहले वर्किंग करते हैं फिर सोल्यूशन बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये वर्किंग साफ सुथरी होनी चाहिए। इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये वर्किंग इस स्पेसिफिक फिगर के लिए की गई है, स्पेसिफिक फिगर के लिए वर्किंग नजर आ रही है, बस इतना हो जाए। अच्छा लेट से इसमें भी आपको लेट से 35 मिनट लग गए थे, तो अब आपके पास 55 मिनट बचे हैं। 55 मिनट बचे हैं और आपके पास मार्क्स है जी 40। अब आप वन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, वो भी 20 मार्क का है लेट से, तो 55/40 करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 1.4 के आसपास बनता है। 1.4 का मतलब है अब आपको 28 मिनट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है हर क्वेश्चन वाइज आपकी जो है स्ट्रेटजी है वो अपडेट होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ बात कर ली है। अच्छा लास्ट में अभी आज के दिनों में क्या करना चाहिए, लास्ट के दिनों में 3 काम आप कर लें प्लीज, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। लास्ट के डेज में आपने ये 3 काम करने हैं। लास्ट के डेज में वो क्या काम करने हैं जरा गौर से देखिएगा। नहीं नहीं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट डायरेक्ट ना करें कैलकुलेटर पे, प्लीज कुछ ना कुछ लिख के जरूर सुनाएं दिखाएं, ठीक है। मयाज कुरैशी आपके सवाल वैलिड है, मगर इसका जवाब ये है कि कैलकुलेटर पे कुछ ना कुछ तो दिखाएं आप। ऐसा ना करें कि डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। जो कैलकुलेटर पे टाइप करें कम से कम वो आपके इसके लिखा होना चाहिए और एक आध स्टेप और शो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लास्ट के डेज में आपको क्या करना चाहिए, राउंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टी जेड आप बिल्कुल राउंड कर सकते हैं फिगर्स को, मगर जहां राउंड करें ब्रैकेट में लिखते हैं कि इट इज नियरेस्ट 1000, इट इज नियरेस्ट मिलियन, ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे नहीं होता रुपीज इन 1000 लिखते हैं, इस तरह लिख दिया करें, मिलियन करते हैं। और मैं इंकरेज करूंगा राउंड किया करें, क्योंकि आई कैप का सोल्यूशन भी राउंड कर रहा होता है, ठीक है। मगर जो भी राउंड करें प्लीज नोट जरूर लिखिएगा, वरना वो स्पॉइल हो जाएगा, वरना स्पॉइल हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो पेपर में खामा खामे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट कर सकती हैं।
अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं भाई। ये लास्ट फेज में आपने 3 काम करने हैं। एक आपने करना है क्वालिटी रिवीजन। ठीक है जी, क्वालिटी रिवीजन का मतलब है जो भी आपका रजिस्टर बना हुआ है, चाहे आपने हमसे पढ़ा हो कहीं से ही पढ़ा हो, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एफर्ट, डेडिकेटेड एफर्ट आपके साथ हुआ होगा। जो आपने क्लास में क्वेश्चन किए हुए अपने टीचर के साथ, रेलेवेंट टीचर के साथ, वो सारे के सारे नजरों से गुजरने होने चाहिए। क्वालिटी रिवीजन कवरिंग ऑल क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझे पता पूरा टाइम नहीं है अभी, तो यार अगर नहीं होता तो ओरली सॉल्व कर लें। अगर लिख के सॉल्व नहीं कर सकते तो ओरली कर लें, बाकी कुछ क्वेश्चन को लिख के जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, क्वालिटी क्वेश्चन रिवीजन कवरिंग ऑल क्लास वर्क क्वेश्चन। हर क्लास वर्क क्वेश्चन के पीछे टीचर जो करा रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है। ठीक है, तो रजिस्टर पूरा आप रिवाइज करें अपना। ठीक है, और उसके बाद आपने ये करना है, बिल्कुल एक बार सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं जो हमने क्लास में किए थे, अब फाइनल रिवीजन कैसे करें। अब आप अपने रजिस्टर को सिर्फ पढ़ें अहमद, और अब उसके बाद आपने सारा काम कर लिया, रजिस्टर को भी पढ़ लिया। उसके बाद आपने जो मैंने ऊपर बात की थी कि अटेम्प्ट या सॉल्व, अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, 4 to 5 अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें। और दोनों काम करते हुए आपने क्या करना है, मिस्टेक का लॉग बनाना है। नॉर्मल रिवीजन के दौरान भी जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो, और जो वैसे मिस्टेक्स आ रही हैं एयरली पेपर में वो, इनको आपने मिस्टेक लॉग, आखिरी दिन आपने पेपर में, बीएफडी के पेपर से एक दिन पहले, बीएफडी के पेपर से 2 दिन पहले आपने कोई नया काम नहीं करना है, कोई नया पेपर सॉल्व नहीं करना है, कोई एयरली पेपर सॉल्व नहीं करना है, कोई मॉक सॉल्व नहीं करना है, कोई टेस्ट सॉल्व नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना मिस्टेक लॉग पढ़ना है बस। जो आप गलत करे थे उसको आपने सही करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पूरे 6 महीने आप प्रैक्टिस ही करते आए हो यार, लिखते आए हो। आखिर के 2 दिनों में कोई नया सवाल करके, कोई नया मॉक करके कोई तीर नहीं मार लेंगे आप भाई। ठीक है, फिर बस जो गलतियां हुई हैं उनको संभालने की जरूरत है। ठीक है, ये 2 काम कर लिया। और लास्ट में मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि राइट डाउन सोल्यूशन ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी को लिख के करें प्लीज। थ्योरी की क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये 3 काम करने के हैं। रिवीजन कर लें, जिनका रिवीजन हो गया वो एयरली पेपर्स पे आ जाएं, जिनके अटेम्प्ट वाइज पेपर शुरू हो गए वो 4 से 5 से और बढ़ जाएं, जिनकी एक से ज्यादा अटेम्प्ट है और बीएफडी के साथ साथ कोई एक आधी पेपर है, बीएफडी के साथ कोई और पेपर ज्यादा नहीं है, ठीक है 2 पेपर दे रहे हैं या खाली बीएफडी दे रहे हैं, उनसे तो मेरी गुजारिश है अटेम्प्ट वाइज पेपर और ज्यादा करें। और अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने का तो मैंने बता दिया कि आपने सोल्यूशन से भी कंपेयर करना है, एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखना है, और फिर उसके बाद मिस्टेक लॉग बनाना है कि जो आप गलतियां कर रहे थे उनको कहीं नोट करना है। अगर आप गलतियां नोट नहीं कर रहे तो आप अपने समझे जाया कर रहे हैं। वो थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे कि अपने सवाल में क्या पढ़ा था, आपको क्या हो गया था और क्या नहीं हुआ था उस सवाल में, आपसे क्या हो गया था और क्या नहीं हुआ था, ये सब भूल जाएंगे। प्लीज यार, थोड़ा टाइम लगेगा, मिस्टेक लॉग बनाने में टाइम लगता है, मगर ये आपको इतना फायदा देगा एंड में, आखिर के 1-2 दिनों में मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर ये आपको एमएससी में भी हेल्प करेगा ना। देखिए ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, थ्योरी पे ज्यादा फोकस क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन आप इस माइंडसेट को समझिए कि मैं क्योंकि एमएससी भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो एमएससी के अंदर आपको पता है थ्योरी का रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और कैलकुलेशन का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। कैलकुलेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट नाम पूछने के बराबर आती है, 8-10 मार्क की कैलकुलेशन आती है, यकीन करें आप। ये मतलब नहीं बीएफडी एरिया नहीं आता, बीएफडी एरिया आता है, मगर बीएफडी एरिया का भी थ्योरेटिकल एरिया ज्यादा आता है। ठीक है, अच्छा एक और बात वो ये मैं कहूंगा कि कवरेज पे फोकस करें, अवॉइड सेलेक्टिव स्टडी। बहुत सारे लोग अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर वो बेंचमार्क क्वेश्चन आपके कब आएंगे। तो मैंने कहा यार बेंचमार्क क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, मगर वो पेपर से 1 हफ्ता पहले आते हैं, हफ्ता 8-10 दिन पहले मैं दे दूंगा बहुत से बहुत। उसकी वजह ये है कि मैं खुद नहीं चाहता कि आप सेलेक्टेड स्टडीज पे जाओ। वो एक एंड में इसीलिए होता है कि चलो उन सवालों को थोड़ा ज्यादा फोकस से देख लिया जाए, मगर आप सेलेक्टेड स्टडीज पे ना जाए। उसकी वजह क्या है कि एग्जामिनर अब उन टॉपिक्स पे ज्यादा पूछ रहा है जो पहले नहीं पूछ रहा था ज्यादा। जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया है कि डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से फाइनेंस करें, वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एपीपी का एरिया पहले कुछ सालों बाद आता था, अब हम देख रहे हैं थोड़ा रेगुलर आने लग गया है। तो कहने का मतलब है वो छोटे छोटे टॉपिक्स भी एसिड रिप्लेसमेंट टाइप के वो भी बार बार पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो नहीं पूछे जा रहे थे। एक और टॉपिक लीज और बोरो का बहुत अरसे से नहीं आया, हालांकि एमएसए 2 लेवल पे भी आई थिंक उसने एक आध दफा पूछ लिया है, मगर आपके लेवल पे नहीं पूछा। तो एमएसए 2 लेवल पे भी आई थिंक आया हुआ है, आईसीडब्ल्यू के सवाल में भी हमने कहीं देखा था बहुत पहले जब एमएसए 2 के सेशन कर रहे थे। तो उसको भी जरूर देखिएगा प्लीज, लीज और बोरो को खास तौर पर देखे जाइएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। तो कहने का मतलब है आप प्लीज 4 से 5 अटेम्प्ट कह रहा हूं मैं, मानो नुमायो कम से कम मैं अटेम्प्ट कह रहा हूँ, मुझे पता है 4 से 5 एयर बोलूंगा तो 8 से 10 पेपर हो जाएंगे। अभी टाइम कम है, आपके दूसरे पेपर भी है, तो 8 से 10 पेपर करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में अगर आप बहुत तरीके से एक पेपर सॉल्व करते हैं तो 3 घंटे मैंने आपने पेपर सॉल्व किया, फिर 1.5 से 2 घंटा लगेगा आपको उसके चेकिंग में, और फिर उसके बाद आधा 1 घंटा लगेगा उसके मिस्टेक लॉग में। तो आई थिंक ये एक्टिविटी 5 से 6 घंटे की है। आप एक पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद भी 2-3 घंटे आपको चाहिए उसको सॉल्व करके कंपेयर करना, अपने आप को मार्क करना, अपने मार्क्स देना, और उसके बाद उसकी मिस्टेक लॉग बनाना, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं सोचता हूँ अगर आप 4 से 5 भी क्वालिटी अटेम्प्ट में ये काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप 8 से 10 पेपर्स करके जाएं,
मगर कम से कम मिनिमम मिनिमम मरे से मरा मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 से 5 पेपर आपके पास लाजमी 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 होने चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो कवरेज अच्छी हो जाएगी। जब आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें सवाल फॉरेक्स का भी होता है, बिजनेस वैल्यूएशन का भी होता है, वैक का भी होता है, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट का भी होता है। मगर जब आप टॉपिकल कर रहे होते हैं, जब आप कोई टॉपिक का रिवीजन कर रहे होते हैं, तो वहां आपका लर्निंग कब बना होता है, आप एक इतना के सवाल बार बार देख रहे होते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही होती है। पेपर सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, हर सवाल एक अलग टॉपिक को एड्रेस कर रहा होता है, तो वहां पे एक डिफरेंट स्किल चाहिए। वहां पे ये टेक्निक भी चाहिए कि पहले कौन सा सवाल उठाया जाए तो सबसे आखिर में कौन सा किया जाए। ये टेक्निक आपको उसी वक्त समझ आएगी जब आप खुद 4-5 सवाल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? एली पेपर की मैं इंपॉर्टेंट बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, इससे आपकी अटेम्प्टेबिलिटी अच्छी होगी, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप एक साथ 4-5 टॉपिक जब एक साथ टेस्ट किए जाएंगे तो आपको कैसा फील होता है। एक वक्त में एक टॉपिक पे तो परफॉर्म करना आसान है। तो ये सारे हिडन बेनिफिट्स हैं जो आपको एली पेपर अटेम्प्ट वाइज पेपर से मिलेंगे। उसके बाद आपने थ्योरी क्वेश्चन को करना है और सेलेक्टिव स्टडीज को अवॉइड करना है। यानी कि अगर अभी कोई ऐसा टॉपिक है, कोई आप छोड़ के जा रहे हैं, इवन क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क का टॉपिक भी छोड़ के जा रहे हैं, तो ना करें, खुदा ये ना करें। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने आपसे कर ली, हमारे एजेंडा। अब हम आते हैं एग्जाम टेक्निक से बात हो गई है, रिवीजन स्ट्रेटजी बात हो गई है, कॉमन मिस्टेक से बात हो गई है, रिमेनिंग डेज में क्या करना चाहिए इस पे बात हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी को कैसे कवर करें। अच्छा, थ्योरी के लिए पहले मैं एक बात करता चलूं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ये थ्योरी की वेटेज मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, ये थ्योरी की वेटेज मैंने आपके सामने रख दी है, मैं वापस भी रख देता हूँ। ये देखें, थ्योरी का ये मैंने पूरा हैंडआउट बनाया भाई, ऑलरेडी शेयर हुआ भाई, मैं ग्रुप पे वापस शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उम्मीद है, नहीं ज्वाइन किया है तो ये मैं वापस शेयर कर देता हूँ, क्या कहते हैं, चैट में। ये आप ग्रुप ज्वाइन कर लिएगा, इसमें थ्योरी का हैंडआउट भी मैं शेयर कर दूंगा। बल्कि यार यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं ना, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। आप मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, ये थ्योरी की वेटेजेस हैं। हमारे 15 में कितने मार्क की थ्योरी आई है? 28 मार्क। ठीक है, विंटर 15 में कितने मार्क की आई है? 3 मार्क की आई है, छोड़ दें, नहीं, विंटर 15 में 13 मार्क की आई है। ठीक है, अच्छा विंटर 15 को छोड़ें, रिसेंट टाइम पे आ जाए। विंटर 22 में कितने मार्क की थ्योरी आई है? समर 22 में कितने मार्क की आई है? हैंड आउट नहीं ले आ सकेंगे, बुक का पार्ट होना चाहिए। नई बुक का पार्ट है हमारी, जो नई बुक आई है हमारी बीएफडी की रिटायरमेंट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये सब चीज़ें हमारे बुक का पार्ट है। मगर ये हैंड आउट की फॉर्म में लेके जाएंगे तो रोक लेगा। बुक का पार्ट होना चाहिए, या तो किसी तरीके से आप बुक के अंदर बाइंड करा लें इसको, मगर लूज फॉर्म में मुश्किल होगी। अब विंटर 12 में चले, एक 12 मार्क की आई, यहाँ भी 12 मार्क की आई, यहाँ भी 36 मार्क की आई। अब आप मुझे बताएं, क्या एवरेज देखा जाए तो 12, 34, 40, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 25, 30 मार्क की, 30 मार्क की थ्योरी ऑलमोस्ट बन रही है। कभी 40 भी बन रही है, 34 भी बन रही है। ईमानदारी से बताएं, क्या हम इतनी जो अपनी टाइम की एलोकेशन कर रहे हैं थ्योरी के लिए? हाँ, कि अगर हम बीएफडी को लेट से 10 घंटे देते हैं, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि 3 घंटे थ्योरी को दे रहे हैं? क्योंकि एवरेज तो यही बन रहा है, 34 मार्क, चलो ये ठीक है, 12 मार्क है, या 40 मार्क की थ्योरी है। समर 23 में भी ठीक ठाक थ्योरी आई है, मेरे ख्याल से 25-30 मार्क की थ्योरी थी, वहां भी 30 मार्क तक की थ्योरी थी। तो हम ईमानदारी से बताएं, क्या थ्योरी के साथ हम इतना इंसाफ कर रहे हैं? अगर 30 मार्क्स की थ्योरी आ रही है एवरेज बेसिस पे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 घंटे अगर हम बीएफडी पढ़ते हैं लेट से, तो 3 घंटे में थ्योरी को देने चाहिए। 20 घंटे हम बीएफडी पढ़ते हैं तो 6 घंटे थ्योरी को देने चाहिए। 5 घंटे हम बीएफडी पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे थ्योरी को देने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? ईमानदारी से बताएं। तो यार इसका मतलब है अब ऐसा नहीं हुआ ना पूरे सेशन में, अब तो कर सकते हैं ना यार। प्लीज देखें, मैं आपको बताऊं सीरियसली स्पीकिंग, कैलकुलेशन में आपने बहुत काम कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा अगर ऑर्गेनाइज लेवल पे चलता था, लेक्चर टाइम पे लेता था, ठीक है, तो अभी वो माशाल्लाह उसकी ग्रिप होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, आखिर तक नहीं आता, पेपर से एक दिन पहले भी आपको ये वसवसे आ रहे होते हैं, शैतानी ख्यालात आ रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे पेपर में क्या होगा। मगर देखें, अब मैं आपको ये जो बात करने जा रहा हूँ ना, जो एग्जामिनर कमेंट है, मैंने आपको जितने एग्जामिनर कमेंट पढ़ा है उसमें एक चीज तो कॉमन है। वो कह रहा है कि थ्योरी पे ज्यादा अच्छा काम नहीं हो पा रहा। तो यार ये मैंने आपके लिए पूरा एक हैंडआउट रेडी कर दिया है। ठीक है, इसमें हर अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर पार्ट वाइज भी लिखा हुआ है, कितने कितने मार्क का है भाई, पूरा हैंडआउट है। ये पूरा हैंडआउट आप देखें चलता जा रहा है, तकरीबन 70 ऑलमोस्ट पेजेस का हैंडआउट है, जो कि खैर बुक का भी पार्ट बन चुका है हमारी नई। वैसे स्टॉक में भी मैंने ये हैंडआउट शेयर किया हुआ है। तो यार काइंडली इतना आप कर लें कि थ्योरी को प्लीज, अब जो रिमेनिंग डेज है ना उनमें आप ना छोड़ें यार। ये कि विंटर 20 में 36 मार्क की आई है थ्योरी, ठीक है, या 21 मार्क की थ्योरी आई है, या 15 मार्क की थ्योरी आई है, या 24 मार्क की थ्योरी आई है। देखें ना, तो ये नहीं है। यहाँ भी आप देखें, शुरू में 28 मार्क की थ्योरी आई हुई। ठीक है, तो मैं ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, 1 मिनट के लिए इसको देखें जरा, 1 मिनट के लिए आप ये देखें जरा प्लीज, ये क्या बात हुई है, फिर हम बात करते हैं। 1 मिनट। अच्छा जी, एक छोटा सा, हमारे एक स्टूडेंट ने बड़ी जबरदस्त काविश की।
और एक छोटा सा गिफ्ट उन स्टूडेंट्स के लिए, छोटा सा गिफ्ट उनकी तरफ से, हमारे स्टूडेंट की तरफ से। उन्होंने ये किया है कि जितनी भी थ्योरी हमारी बुक में है, मेजॉरिटी ऑब्वियसली, इसमें शायद हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो, जो हमारी बुक में थ्योरी है, अगेन यार ये मतलब सॉरी के साथ सिर्फ उन लोगों के लिए रेलिवेंट होगा जिनका हमारी बुक मौजूद है। हर थ्योरी किस किस पेज नंबर मौजूद है, ये एक वन पेजर उन्होंने हमारे लिए रेडी किया है। ठीक है, डिविडेंड मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन पेज नंबर 119 में मिलेंगी आपको। राइट शेयर इशू के एडवांटेज आपको 216 में मिलेंगे। ठीक है, शेयर इशू कॉस्ट से रिलेटेड 216 में मिलेगी। तो ये उन्होंने इंडेक्स टाइप का बना दिया माशाल्लाह। ये भी मैं ग्रुप पे वापस शेयर कर दूंगा, मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप पे शेयर किया था, मैं वापस शेयर कर दूंगा। आप देखें ये पूरी थ्योरी हमारी बुक का, या जो पेज नंबर ये आई कैप का नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एस टी अकेडमी की बुक है उसका है। ठीक है, सॉरी यार, आप ये नहीं समझिएगा मैं बुक की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों की हमारी बुक है उनको ये बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि पेज वाइज उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया। डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड करना है 224 पे। ठीक है, डेंजर ऑफ हाई लेवल ऑफ गेयरिंग क्या होते हैं वो यहाँ पे है। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है वो यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और ऑप्शन को कंपेयर किया हुआ है बड़ा अच्छा। इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन एनपीवी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, ये पासेबल, बहुत कुछ चीज़ें आपको पासेबल की थ्योरी मिलेगी, मगर ये आपको किताबें मिल जाएगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है ना कि पेपर में नहीं आइडेंटिफाई होता। अच्छा, पेपर में थ्योरी और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो ये बड़ा अच्छा सा डॉक्यूमेंट बन गया माशाल्लाह। ये आपको किसी तरीके से पेपर में बुक में पेश करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये इंडेक्स पेश करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू वन, वो यार फिर आपको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। एडमिन आपको गाइड कर देंगे प्रोसेस के बारे में, कैसे बुक मिल सकती है। एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस, ये तो 416 मिलेगा, नहीं होता। स्ट्रॉन्ग मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट, ये मेरे अपने पेपर में भी आया हुआ था। स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग और वीक वगैरह जो होता है। ठीक है, ये मेरे 2014 जो मेरी अपनी अटेम्प्ट बीएफडी की, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम ही पास किया था, ये उसमें भी आया हुआ था। खैर, इसके अलावा हाउ इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज प्रोजेक्ट इनेबल अ कंपनी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये कुछ है। प्रिवेंटिंग फैक्टर, प्रिवेंटिंग सिनर्जीज टू बी अचीव्ड, इवैल्यूएशन ऑफ शेयरहोल्डर रिएक्शन ऑन एक्विजिशन, आईपीओ वर्सेस रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर क्या होता है ये देखें, पेपर में बोल्ड भी किया हुआ है। तो थैंक्स टू दैट वेरी गुड एफर्ट, ये एफर्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त एफर्ट हुआ भाई। क्वेश्चन बाई बैक, क्यों कब अप्रोप्रिएट होता है, ये सारी बातें हुई हैं। एपीवी वर्सेस एनपीवी, ये बहुत अच्छी थ्योरी इस पे जो है पास पेपर में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स काफ़ी इन्होंने जो है एक बड़ा अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना कि 45 इसमें बातें जो है वो लिख दी हैं, जो हमारे उसके बुक से जो है पेज नंबर से कनेक्ट हुई हैं। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जिनके पास हमारी किताब नहीं भी है, टेंशन ना लें, वो अपनी जो भी रेलिवेंट किताब फॉलो करें, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, मैं ये बात करता भाई थ्योरी को कवर कैसे करना है, और इस पर मैं आपको ये भी बता दूंगा आईकेप का स्टडी टेस्ट कैसे यूज करना है। एक तो चले हमारा स्टडी टेस्ट कैसे यूज होगा वो तो बात हो गई, और वो इसके अलावा भी हमारी स्टडी टेस्ट, हमारी बुक में ये है कि हर टॉपिक से पहले ना हम थ्योरी ही लिखते हैं। अगर आपको बिजनेस वैल्यूएशन नजर आएगा तो पहले आपको अच्छे खासे पेजेस थ्योरी के ही नजर आएंगे। एबीवी के भी शुरू के पेजेस में थ्योरी होती है, ये बात आपको पता है। जो जो भी हम चैप्टर कवर करे होते हैं, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ एक सैंपल के तौर पे, कि लेट से ये फॉरेक्स का हमारा हैंडआउट है। तो ये हम फॉरेक्स जब शुरू करते हैं, पूरा एक स्केच बना हुआ है पहले फॉरेक्स का, पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि फॉरेक्स में होता क्या है, एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ करेंसी रिस्क क्या है, कॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या है, फिर इसी पे पूरी थ्योरी चल रही होती है। फिर एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो नॉर्मली हमारा मिजाज यही है हमारी किताब का, और आईकेप की किताब का भी यही मिजाज है कि शुरू में पहले थ्योरी लिखी होगी कुछ लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन आते रहेंगे और फिर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। खैर, तो एक तो ये तरीका। आईकेप की कैसे बुक यूज करनी है मैं बताता हूँ। आईकेप की बुक भी जरूर लेके जाएगा। ये लोग सवाल करते हैं अक्सर के, जी सर हम 3 बुक कौन सी लेके जाएं। तो मेरा इसमें जवाब ये होता है कि एक आप बुक वो लेके जाए जो आपके टीचर की बुक, हमसे पढ़ा है आपने, हमारी बुक ले जाए। हमसे नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़ा, कोई बात नहीं, जिन टीचर से पढ़ा है उनकी बुक ले जाए। एक बुक वो लेके जाए, दूसरी बुक आप लेके जाए आईकेप स्टडी टेस्ट, बिल्कुल लेके जाए। और तीसरी आपके ऊपर है। तीसरी बुक, वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो एसीसी का स्टडी रिवीजन किट ले गया था F9 की, क्योंकि मैं एसीसी F9 को उस वक्त बहुत ज्यादा फॉलो करता था और मुझे यूज भी करनी आती थी। आप वो बुक लेके जाइएगा जो आपको यूज करनी आती हो। बहुत सारे लोग वो बुक ले जाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में खोली नहीं होती, या जिससे पढ़ा नहीं होता, या बस एक दो बार देखा होता है। तो ऐसी बुक पेपर में आपका टाइम जाया करेगी, बैक फायर कर जाएगी वो। प्लीज ऐसी बुक्स को अवॉइड करिएगा जो आपने कभी यूज नहीं की हुई, या आपने ज्यादा यूज नहीं की हुई, या जिस पर आपकी गिरफ्त नहीं है। मैं एक बड़े अजीब सी बात करता हूँ, जो स्टूडेंट हंसते थे जब मैं ये फिजिकल क्लास में बात करता था। ठीक है, मगर खैर समझाने के लिए एक ऑन अ लाइटर नोट, कि बुक वो यूज करें जो आपको चलानी आती है। बुक चलानी आती है क्या मतलब, आपको पता हो कि कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है। आईकेप की बुक को कैसे अच्छे तरीके से यूज करते थे, मैं उस पर अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं चले अभी बात कर लेता हूँ आईकेप की बुक पे। आईकेप की बुक आपके पास, आप लोगों के पास कौन सी बुक है आईकेप की, नई बुक है पुरानी बुक है? हम्म, एसीसी की बुक ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। जिनके पास पुरानी बुक है उनका ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है। जिनके पास नई बुक है वो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है यार, कोई बात नहीं।
मगर जिनका पुरानी बुक है पहले मैं उन पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि पुरानी बुक में जो है वो क्या कहते हैं एक बड़ी लग्जरी थी जो नई बुक में नहीं है। ये आई डोंट नो आई के अपने जानबूझ के किया है या मतलब जिसे कहते हैं क्यों किया है। अच्छा ये मैंने आपको स्क्रीन चेंज कर दी है इस बार, ये आपके सामने बुक आ गई है। ये 2015 की बुक है, देख रहे हैं आपकी पुरानी वाली बुक है। पहले पुरानी वाली बुक अगर किसी के पास है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो पुरानी वाली बुक में बड़ा एडवांटेज था। इस बुक में एक बस एक नुकसान ये है कि थोड़ा सा मैथ क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है। तो ये सारे बेकार आपके लिए हैं, जो क्या कहते हैं वो हैं टॉपिक। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके ज़्यादा काम का नहीं है अब, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे तो ये वर्किंग कैपिटल भी आपके ज़्यादा काम का नहीं है। लिमिटेड काम का है वो मैं ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग आपके काम का नहीं है। वेरिएंस एनालिसिस आपके काम का नहीं है। फोरकास्टिंग बजटिंग आपके काम का नहीं है। अच्छा इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक है, मगर जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इस किताब की वो पता है क्या है? लास्ट पेज पे आए आप लास्ट पेजेस पे आए तो ये है ग्लॉसरी। ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। ये देखिए इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स था लास्ट में, बिल्कुल पेज नंबर आप देखेंगे ना 853। जिनका पुरानी किताब है उनसे बात हो रही है। ये पुरानी किताब में एडवांटेज क्या था कि यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि पेपर में जो है वो लेट से एक चीज आई, ठीक है। आप यहाँ गए इंडेक्स में, ठीक है, आपने यहाँ से उठा के देख ली। डिविडेंड यील्ड मेथड देखें, आपने यहाँ से उठा के देख लिया, ठीक है। करेंसी स्वैप आया, करेंसी स्वैप आपने यहाँ से उठा के देख लिया, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने स्वैप यहाँ से, तो ये आप ग्लॉसरी को आपकी ग्रिप होगी तो आपके लिए मसला ही नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो ये एक 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 जो है ना क्या कहते हैं एक एडवांटेज हो जाता था कि हाँ यार चलो ठीक है, आपने जो है ना यहाँ से कोई भी चीज़ है तो पिक करना आसान है। मोंटी कार्लो एक चीज़ है, पेपर में नहीं आई मगर एक बात, मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग आपने देखना है 246 पेज नंबर पे, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर ये मेरे पास तो नई किताब है, मैं क्या करूँ? पुरानी किताब वालों को समझ आ गया भाई, आपने क्या करना है पेपर में आप टेंशन ही ना लें। नई किताब वालों के लिए थोड़ा सा काम मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा है, वो भी ऐसा नहीं है कि परेशानी वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से नई किताब में ये नहीं है, मुझे कंफर्म करें इनका नई किताब है सामने है आई कैप की नई किताब में क्या ये आखिर में नजर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि पुरानी किताब थी। ठीक है ठीक है, थोड़ी गेम हो गई आपके साथ, ठीक है ना, खैर अल्लाह माफ करे। ये हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ग्लोसरी गायब हो गई है जी। ठीक है मेरी बुक इंशाल्लाह इनफ होगी, मगर आई कैप भी ले जाएं यार। कभी कभार ऐसा होता है कोई ऐसी चीज आ जाती है जो एग्जामिनर भी तो देख रहे हैं ना कि बच्चे हमारी किताब लेके जा रहे हैं भाई, तो वो भी तो कुछ चैलेंज करेगा, बच्चों को नहीं करेगा यार। खैर, ऑन अ लाइटर नोट ये बात हो रही थी। अच्छा अब मैं दूसरी आपको अपनी किताब दिखाता हूँ आपको कि भाई जो नई किताब आएगी। नई किताब कहाँ है जी? नई किताब सामने है, ये रही नई किताब। अच्छा ये आपके सामने नई किताब आ गई है, ठीक है जी। ये 2022 को इन्होंने निकाली है, ठीक है। उसके बाद से मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है, ठीक है। चलिए ये कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उन्होंने रिमूव कर दिया है। इसमें बस एक मसला ये हो गया है कि ये में लास्ट में ग्लॉसरी मेरे ख्याल से हमें नजर नहीं आएगी। लास्ट पेज हमारा ये है, खाली पेज है जी, ब्लैंक पेज है, इसमें ग्लॉसरी नहीं है। अच्छा अब आप कहेंगे सर इसको कैसे यूज करेंगे, तो बड़ा मसला हो गया। पेपर में मगर ये लेके जाइएगा, मेरा पर्सनली मशवरा होगा, 3 किताब है ना यार। अच्छा पेपर में फालतू किताब यूज नहीं करिएगा, ये नहीं कि हर सवाल के लिए किताब यूज करें भाई, जहां समझ आ रही है वहां यूज करें, जहां नहीं जरूरत है ना करें यार। अच्छा इसमें क्या सीन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, आप यहाँ से पकड़े पहले तो कि यार टॉपिक किस चीज का है। आपको इतना तो समझ, अच्छा इसलिए बड़ा सीक्वेंस में है। पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, सही है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ते हैं, जो हमारी किताब भी सीखना है ना, हमारी हमारी सीक्वेंस भी सीखना है। पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, फिर बीच में, फिर उसके बाद ये वैक वगैरह की बातें शुरू हो जाती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पोर्टफोलियो थ्योरी, डिविडेंड पॉलिसी इसमें बीच में बस दरमियान में आ गया है, मतलब फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर इक्वेशन आ गया, फिर फॉरेक्स शुरू हो गया, फिर फॉरेक्स शुरू हो गया। तो देखा जाए सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस डिविडेंड थ्योरी इन्होंने बीच में डाल दिया है। आप एग्री करें? देखिए मैं इसलिए बात अपनी बुक से कंपेयर करा के करा रहा हूँ ताकि ये कि आपको परेशानी ना हो। तो आप लेट से आपको लगा कि यार सवाल फॉरेक्स का है, एक मिसाल है, या आपको लगा कि यार ये वैल्यूएशन का सवाल है, आप बिजनेस वैल्यूएशन में गए पेज नंबर 271, ठीक है। यहाँ से ऐसे तो नहीं जा सकते हो, तो ऑनलाइन पेपर में होगा जब ऐसे जा सकेंगे। 271 पे जाना ना, ये हम आ गए। अब आप यहाँ आ जाए, देखिए किस किस वैल्यूएशन में बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस यहाँ लिखा हुआ है। आप एक काम कर लें यार, एक काम कर सकते हैं आप, स्टिकी नोट यूज करते हैं आप लोग? ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिजिकली सबके पास मौजूद है, ओरिजिनल फॉर्म है, फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी चलेगी नहीं। स्टिकी पैड यूज करते हैं आप, येलो कलर के जो होते हैं, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड में भी इस्तेमाल होते हैं यार लोग, ये स्टिकी पैड कह लें या फ्लैक्स कह लें, हाँ। तो आप ये कर लें, अगर आपको मुनासिब लगे, आप ये कर लें कि हर हर चैप्टर के उसमें ना फ्लैग लगा लें
कितने फ्लैग लगाएंगे? 20 फ्लैग लगा लें, 20 नहीं लगाए तो कम से कम, जैसे फॉरेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, कम से कम सेक्शन पे लगा लें। 1 मिनट रुकिएगा। अगर आप ऑर्डर करें किताब और उसका फ्रंट जो है कलरफुल है और मुनासिब है और प्रॉपर, मतलब जैसे नॉर्मल बुक का कवर होता है वैसा है, तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाएगी किताब। हाँ, अगर फ्रंट भी सही नहीं है और टेप बाइंडिंग की है, टेप बाइंडिंग वाली किताब अलाउ नहीं होती पेपर में, वो रोक सकता है रिलेटेड। ठीक है एच एम मुश्ताक, आपका वो मसला हल हो गया, आप परेशान ना हो एच मुश्ताक, आपका वो चल जाएगा किताब। वो ऊपर से ब्लू कलर की होनी चाहिए वो, जैसे वो उसका फ्रंट होता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि यार अब स्टिकी पैड लगा दो। स्टिकी पैड लगाने से क्या होगा? डिविडेंड पॉलिसी पे आपने स्टिकी पैड लगा दिया, अब डिविडेंड पॉलिसी यहाँ दरमियान में लिखी है। अब स्टिकी पैड लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि आप डायरेक्ट यहाँ चले गए डिविडेंड पॉलिसी पे, देख रहे हैं आप। अब डिविडेंड पॉलिसी में जो भी है बातें, यहाँ से आप गए और डिविडेंड पॉलिसी आपने बहुत आसानी से ट्रेडिशनल व्यू उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये आप कर लें। अच्छा, आईकेप की बुक, अगर आपने मेरी बुक यूज की और आईकेप की बुक यूज नहीं की, तो भी मैं आपको बस एक काम करूंगा, फिर आप एक काम करें, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। आप आईकेप की बुक अगर अगर आसानी से अरेंज कर सकते हैं, अगर, तो आप आईकेप की बुक अरेंज करें, ठीक है। और उस पर बस ये काम करके चले जाएं जो स्टिकी पैड वाला मैं काम कर रहा हूँ, कि आप बस स्टिकी पैड लगा के चले जाएं कि यार इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, टाइम कम है, अगर टाइम है किसी के पास, अगर टाइम है किसी के पास, तो वो क्या करे, वो एक काम कर ले भाई, फाइनेंसिंग को प्रोजेक्ट में किया 225 में, मिसाल के तौर पे, यहाँ पे वो 229 होगा, ये थोड़ा सा फर्क होता है। आपको जो यहाँ पे, जैसे एपीवी देखें यहाँ पे, देख रहे हैं एपीवी यहाँ पे, तो आप ये कर लें कि इसमें जो काम की बात है वो फ्लैग में मेंशन कर दें। मतलब थोड़ा सा ना, अब थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन डब्बों से, आपको जो पेपर में हेल्प करेगा, कोई आउट ऑफ द वे आ गई, ठीक है। रिंग बाइंडेड अलाउ नहीं होती नॉर्मली, वैसे नॉर्मली, तो आपको यहाँ से हेल्प करेगा कि यार इस पेपर में क्या क्या, अच्छा इसमें ये है, और अंदर गए आपके पास, तो ये डब्बे आपको हेल्प करेंगे। मतलब आपको, लेट से आपको ये इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करना है बहुत कम टाइम में, तो आपने क्या किया, आपने देखा यार ये 4 बातें यहाँ नहीं है, और हर बात के अंदर ये वाला जो डब्बा है, दिस वन, बाकी नहीं, बाकी नहीं, बाकी अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये रेलिवेंट नहीं है, आप यहाँ से पकड़ लें। ये बुलेट पॉइंट से आप पकड़ेंगे कि कोई चीज ऐसी, अगर खुदा ना खास्ता 10, जैसे एक सवाल था ड्यू डिलिजेंस का, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये केस हुआ था, ड्यू डिलिजेंस की चीज आ गई थी पेपर में, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस की स्पेलिंग मैंने शायद सही नहीं लिखी, ड्यू डिलिजेंस आई थी, क्या आई थी, किसी तरह की कोई चीज आई थी, खैर वो, आई थिंक मैं यहाँ पे नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा, कोई इसमें, ड्यू डिलिजेंस, ये देखें, ड्यू डिलिजेंस में स्पेलिंग गलत लिख रहा था। अब देखें ये कैसे पकड़ा, पेपर में कोई कैसे पकड़ेगा ड्यू डिलिजेंस को, गौर से देखिएगा। मर्जर इक्वेशन का सवाल था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 मार्क का ड्यू डिलिजेंस का सवाल आया था, ये 2022 के विंटर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने पेपर दिया था वो ये बात जानते हैं। अब ये पैसे पकड़ना था, आप मर्जर इक्वेशन में गए, देखें मर्जर इक्वेशन में जो 14 नंबर का टेप था, वहां पे जाने के बाद आपने क्या किया, वहां पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए, ये देखें पहले डब्बे में ही आपको मिल गया, सब डब्बे के अंदर। आप मेरा पॉइंट समझे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, कि आपका मेन बॉक्स और हर हेडिंग का बॉक्स देख लें। ये पहला, पहली हेडिंग का बॉक्स ये रहा, आपने सिर्फ ये एरिया देखना है, ठीक है, पेपर में। फिर दूसरी हेडिंग के बॉक्स पे गए, दूसरी हेडिंग का बॉक्स कहाँ गया जी, ये 2 से शुरू होगा। आपने सिर्फ ये डब्बा देखना है कि यार मुझे यहाँ काम की चीज मिली नहीं मिली। आपने तीसरी हेडिंग का बॉक्स देखा, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है ये यार, ये अनफॉर्चुनेटली इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि ग्लॉसरी होती ना, यार यकीन करें मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, ग्लॉसरी होती तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। मगर मसला ये कि ग्लॉसरी अवेलेबल नहीं है ना यार, ये ग्लॉसरी होती तो फिर मैं ये सारी बातें आपसे करता ही नहीं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं पता नहीं, आई डोंट नो आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम इसको मैं एक दफा कंक्लूड कर देता हूँ, कि भाई आप यहाँ गए, किताब खोली आपने आईकैप की, आप आईकैप के इंडेक्स पे गए, आपको कोई टॉपिक समझ आया, आपको लगा कि यार ये टॉपिक शायद डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है या सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, आप सोर्स ऑफ फाइनेंस में गए, देखें ये देखें, आप पेज नंबर 163 पे गए, ठीक है, 163 पे आप गए पेज नंबर पे, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो चीज जो पूछी है आपको नहीं मिल रहा, अब आप कोई मसला नहीं, आपको पता है सोर्स ऑफ फाइनेंस की चीज है, अब आप बस ये 6 हेडिंगों के डब्बे देख लें। यानी कि पहले आपने इस डब्बे को स्किम किया कि इसमें से सवाल है, जो जो भी आपसे थ्योरी पूछी जा रही है, अगर कोई ऐसी थ्योरी है जो हमारी बुक में नहीं है, ये उन चीजों की बात हो रही है जो आप रेलिवेंट बुक फॉलो करें, अपने टीचर की है मेरी, उसमें अगर कोई चीज नहीं मिल रही है आपको, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना है, आपने 4-5 मिनट में कोशिश करनी है कि यार आपको शायद मिल जाए। यहाँ से आपने देख लिया भाई शेयर इशू, शेयर रिपर्चेज है, ये है वो है, सेकंड डब्बा देखने के बाद आप थर्ड डब्बे पे आ जाए, 2 की हेडिंग खत्म हो जाएंगी तो फिर 3 शुरू होगा, ये 3 आ गया कि राइट इशू की बातें हो रही है, इसमें से तो कोई सवाल नहीं आया। तो दिस इज हाउ आई थिंक थिंग्स कैन वर्क इन एक्सट्रीम केसेस, इन सच केसेस कि जहां पे आपके पास चॉइस नहीं है, जहां पे आपके पास जो आप किताब लेके जा रहे हैं वो फॉलो नहीं हो पा रही है। 90% चांस ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह 90% चांस यही है। मगर
थोड़ा सा हमें फिर भी जो है ना ख्याल रखना होगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं आपको? थ्योरी कैसे करनी है? ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। थ्योरी के मेन टॉपिक्स यार मैं आपको क्या बताऊं, थ्योरी के मेन टॉपिक्स आपके सामने ये देखें, इसमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये मैं हैंडआउट शेयर भी कर दूंगा ना, टेंशन ना लें आप। ठीक है, थ्योरी के मेन टॉपिक्स के लिए आपके पास एक और मैंने आपको बता दिया कि हैंडआउट मौजूद है थ्योरी का। ठीक है, अच्छा अब क्या रह गया हमारे पास, थ्योरी को कैसे करना है, हमारा एजेंडा क्या था जी, हम अपने एजेंडे से ना वो डेविएट करें। हमने क्या बातें करनी थी और क्या बातें कर ली हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आपके पास भी टाइम शॉर्ट है ऑब्वियसली। और कॉमन मिस्टेक्स से हमने बात कर ली है, एग्जाम टेक्निक से हमने बात कर ली है, थ्योरी को कैसे कवर करना है। अच्छा थ्योरी को कैसे कवर करना है इस पर हमारी बात चल रही है, इसको हम एक दफ़ा और देख लेते हैं। देखें यार, अब मैं आपको सीरियस बताऊं, बड़ा अफसोस होता है कभी कभार। ये देखिएगा अप्रोच प्लीज, ये मैंने आपको बता दिया थ्योरी की इंपॉर्टेंस, ये मार्क्स से आइडिया हो रहा है आपको कि यार ये थ्योरी की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है थ्योरी की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आप ये जरा अप्रोच देख लें प्लीज यार, थ्योरी को कवर करने की अप्रोच ये होनी चाहिए। देखें प्लीज, आपने थ्योरी का अपना आंसर सॉल्व किया, चाहे आप एसीसी का आंसर सॉल्व कर रहे हो या आप कोई सीए का सॉल्व कर रहे हो, आंसर आईकैप का सॉल्व कर रहे हो, पास पेपर का, आपने पहला काम क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा, ये आपके सामने अप्रोच ठीक है। थोड़ा सा ईमानदारी के साथ थ्योरी के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ ना अगर हम नहीं चलेंगे सही तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको जरा नोट करें, क्या बात हो रही है। स्टिकी फ्लैग, फ्लैग्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से बस ज्यादा नहीं, बस एक दो वर्ड लिख सकते हैं। आईसीएमयू की बुक बिल्कुल हेल्पफुल है, हुजैफा मोइनी, मगर डिपेंड करता है आपने यूज की हुई है तो आप करें। आखिरी टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करने का नहीं बोल सकता, आप पेपर से महीने दो महीने कोई यूज कर सकता है, या जिसके बाद खाली बीएफडी और आईसीएमयू की बुक देख ले। अब टाइम काफी कम रह गया, अब चीजों को समेटने का टाइम आ गया, और ये जो मैंने बातें बोली है ईयरली पेपर और थ्योरी व्योरी, इस पर काम करने का टाइम आ गया। अच्छा थ्योरी के लिए बेस्ट अप्रोच देख ले, जो ज्यादा बेस्ट अप्रोच है वो ये कि यार पहले तो आप ये कि आप अपना आंसर सॉल्व करें, कंप्लीट आंसर। खाली बुलेट पॉइंट से काम नहीं चलेगा। अब आखिर कितने देखें, थोड़ा थ्योरी का काम कर ले, हमने कैलकुलेशन वाइज बहुत बातें कर ली, कैलकुलेशन वाइज हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। ठीक है, मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने थ्योरी के क्वेश्चन को लिख के करना है, जो रिमेनिंग डेज की बात हो रही है, अब जो आप थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कंपेयर करना है अपने आंसर को सजेस्टेड सोल्यूशन के साथ, कंपेयर करना है अपने आंसर को। ठीक है, ये नहीं आंसर करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके आंसर में पॉइंट मिस हो रहे हैं उनको लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पूरा पैराग्राफ छापना शुरू कर दें आप, हाँ यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट की फॉर्म में, या इतना सफिशिएंट कि आप जो पेपर में लिखने जाएं, लिखना होगा आपको, उतना जरूर आप लिखें। कहने का मतलब है कि यार आपको ये नहीं करना होगा कि यार आप बिल्कुल खुला छोड़ दें, थ्योरी को रिस्पेक्ट दें, थ्योरी को फॉलो करें। ठीक है, और फिर मिसिंग पॉइंट्स को, अपने आंसर जो आपके मिसिंग पॉइंट है उनको जो आप लिख लेंगे तो उनको भी रिवाइज भी करें। इतने दिन नहीं रहेगा यार, मगर मैं वापस यही कहूंगा कि अब एग्जामिनर जो कह रहा है उन बातों पे फोकस करना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है जी, ये बात हमने जो है वो कर ली। ठीक है, अच्छा ये बात हमने कर ली थी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, सही है, सीक्वेंस अपने अपनी फॉलो करनी है, ईजीएस्ट से डिफिकल्ट पे जाना है। हर क्वेश्चन को जो है वो हमने ट्रैक करना है, अगर पॉसिबल होगा एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 15 मिनट में जो बातें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, अच्छा अब हम जरा कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो पूछ लें, कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले। थ्योरी को कवर करने का तरीका ज़्यादा अच्छा ही है। अच्छा ये अप्रोच सिर्फ ये बीएफडी के लिए नहीं है, मैं एसपीएम भी पढ़ा रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह, CFAP 3 पढ़ा रहा हूँ कुछ टाइम से सर हाफिज अली पे। अच्छा एसपीएम का भी कल वर्कशॉप होगा, प्लीज़ आप लोग जो है वो एसपीएम का वर्कशॉप भी जरूर अटेंड करिएगा, मैं भी अटेंड करूँ, मैं उसमें कंडक्ट करूँगा शुरू में, फिर सर हाफिज अली कंडक्ट करेंगे। जिन लोगों का एसपीएम बाकी है, ये जो लोग एसपीएम दे रहे हैं, ये जो लोग एसपीएम देंगे आप में से, या आपके कोई दोस्त वगैरह हो तो उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। एसपीएम का लिंक भी इंशाल्लाह ग्रुप्स में आ जाएगा। कल एसपीएम का वर्कशॉप भी होगा, मगर वो 2 बजे शुरू होगा। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों पर बात होगी कि कैसे चीज़ों को बेहतर करना है एज पर अपडेटेड अटेम्प्ट। जब से एसपीएम हुआ है ये CFAP 3, पहले ये बीएमएस था, तो किन बातों का ख्याल रख के पेपर में जाने की ज़रूरत है और आखिर में क्या करना चाहिए, सारी बातें होंगी। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ये मैं अगेन उस ग्रुप में शेयर करूँगा अभी, ठीक है इंशाल्लाह ग्रुप में मैं उसके बाद शेयर करता हूँ। मॉक का देखते हैं, काशिफ को पॉसिबिलिटी बनी तो देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी ग्रुप पे इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ मैं ये कह रहा था कि अब कोई सवाल और है किसी का तो पूछ ले, मैं थ्योरी के क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। रिंग बाइंडेड अलाउ है तो फिर सही है अली, अगर फिर कोई मसला नहीं, अगर आईकेप ने अलाउ कर दिया तो ठीक है। मेरा तजुर्बा शायद ये कहता था नहीं होती अलाउ, मगर आप कह रहे हो अलाउ होती है तो फिर मैं कहूँगा देन इट विल बी फाइन, आप उसको फिर यूज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं यहाँ पे इस पार्ट को एंड करता हूँ, और इसके बाद हम अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम थ्योरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।